खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया। इस्तकबाल आप सबका। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, गुलिस्तान न्यूज़ और जेके 24/7 न्यूज़ पर। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, आपके फीडबैक के लिए, आपके ताउन या सहयोग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हमेशा की तरह हैं जो आप तक पहुँचेंगी। ख़बरें होंगी, तज्ज़िया और तबसरा होगा। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों से ज्वाइन करेंगे। बात आज जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की होगी। बजट इजलास के बिल्कुल हम करीब हैं। क्या तैयारियां हुकूमती सतह पर चल रही हैं? कुछ मॉक ड्रिल्स का इनेकाद अमल में लाया गया है। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया के अंदर मौसम ने करवट ली है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इसके असरात मुरतब हुए हैं। थोड़ी सी बेहतरी, लेकिन कुछ एक इलाकों से अभी भी अगरचे बारिशें और बर्फबारी हुई है। अच्छी खबरें बिल्कुल भी नहीं है जब आप इसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं। मौजूदा सूरत हाल के बीच जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर कुछ खबरें भी हैं जो आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों की बात होगी। आधार के हवाले से जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में एक और अहम तरीन फैसला इंतजामिया ने लिया है। कुछ अफसरान पर कार्रवाइयां हुई हैं। इस ताल्लुक से थोड़ी देर में अपडेट्स आप तक पहुंचेंगी और साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। बिलखुसूस मशरक़ वस्ता के अंदर भारत और पाकिस्तान की बात, चैंपियंस ट्रॉफी का लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचेगा। और इस प्रोग्राम की खास बात यह कि न सिर्फ हम अपनी बात रखेंगे बल्कि 9:40-45 के आसपास आपकी कॉल्स के लिए स्पेशल सेगमेंट जो हमने रखा है वो सिलसिला जारी रहेगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम को न सिर्फ टीवी पर आप देखें बल्कि फेसबुक और हमारे ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in या बाकी हमारे प्लेटफॉर्म्स जिनमें यूट्यूब भी शामिल है, जिनमें एक्स शामिल है, इंस्टाग्राम है, वक्तन फवक्तन वहां पर भी अपडेट्स आपके लिए आती रहेंगी। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे फॉर्मेट के मुताबिक। फरवरी की आज 21वीं तारीख है, साल 2025, दूसरा महीना, कुछ दिन बाकी हैं। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे या इतिहास के पन्नों को जब हमने पलटा तो हिस्ट्री ऑफ द डे में पता चलता है कि 1828 में अमेरिका का पहला अमेरिकी इंडियन अखबार चेरोकी फॉन्ट्स की अशात आज के दिन हुई। फरवरी की 21 तारीख थी। 1842 में अमेरिका में आज ही के दिन जॉन ग्रेनॉफ ने सिलाई मशीन का पेटेंट करवाया। साल 1917 था। रोमानिया में आज ही के दिन चेरुचिया के नजदीक ट्रेन में आग लगी और धमाके में 100 अफराद की मौत हो गई। इसके अलावा आज ही के दिन 1919 में अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह चांद का कत्ल कर दिया गया। साल था 1922। बरतानिया ने मिस्र को आज़ादी दी, लेकिन बाद में कुछ अरसे के बाद बरतानिया पर फिर से ये काबिज हो गया था और इस तरीके से ये जिम्मेदारियां जो तफवीज़ की गई थी बरतानिया पर कि मिस्र को आज़ाद करे, बाद में वो उन जिम्मेदारियों से हट गया। साल था 1924। जिम्बाब्वे के पहले वज़ीर आज़म रॉबर्ट मुगाबे की पैदाइश आज के दिन हुई। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर तारीख में जिम्बाब्वे की। 1946 में मिस्र में बरतानिया मुखालिफ सबसे बड़ा मुजाहिरा हुआ और इजिप्ट के अंदर होने वाले इन मुजाहिरों के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी खराब हुए, जिस पर मनफी असरात मुरतब हुए। और उसके साथ साथ की हिस्ट्री ऑफ द डे में अगर हम बात करेंगे तारीख में आज के दिन के हवाले से 1952 में ढाका यूनिवर्सिटी में बंगाली जुबान को सरकारी जुबान का दर्जा दिए जाने पर मुजाहरा किया गया। वो साल 1952 और आज ही का दिन 21 फरवरी। और आज ही के दिन साल 1974 में आज ही के दिन यूगोस्लाविया में आईन का निफाज हुआ, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1952 के रोज टर्की नेटो का रुकन बना है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 21 फरवरी साल 1953 में डीएनए की खलियाती साख्त का राज हासिल कर लिया गया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 21 फरवरी को बैनुल-अक़वामी यौम मादरी ज़ुबान मनाया जाता है। यूनेस्को की जानिब से ये फैसला 17 नवंबर साल 1999 को लिया गया कि 21 फरवरी को यौम मादरी ज़ुबान मनाया जाए। तो नाज़रीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से। और आज के दिन के हवाले से हमने बात की है कि 21 फरवरी को मुल्की और आलमी सतह पर क्या कुछ हुआ है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत करेंगे और खबरों की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर के मौसम के हवाले से। जी नाज़रीन, महकमे मौसमियात की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो पेशनगोई की गई थी उसके ऐन मुताबिक जम्मू कश्मीर के मौसम में न सिर्फ बर्फबारी बल्कि बारिशें भी हुई हैं। मैदानी इलाकों के अंदर भी बारिशें हुई हैं। पहाड़ी इलाकों के अंदर
हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी भी हुई है और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहां बर्फबारी बारिशें हुई है उसके साथ साथ ही कई अहम शाहराएं सड़कें राबते के लिए मुनक़ता फिलहाल वो ट्रैफिक के लिए बंद है। कई ऐसी शाहराएं हैं जिनमें जो बात करेंगे हम श्रीनगर ले शाहरा की, उस पर भी फिलहाल ट्रैफिक की आमद-रफ्त बंद है। अगरचे रात देर गई श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमद-रफ्त को रोक दिया गया था, लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है। मौसम में बेहतरी अगरचे उतनी ज्यादा नहीं आई है, लेकिन फिलहाल जो बर्फबारी का सिलसिला वो रुक गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर जो रामसूर बानिहाल के करीब रात देर गई तक बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद ही जो मुख्तलिफ गाड़ियां थी वो वहां पर फंसी रही और रात देर गई तक ट्रैफिक हुकाम की जानिब से उन्हें जो है महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक फिलहाल जो है गाड़ियों को, जो दरमांदा गाड़ियां हैं उन्हें फिलहाल आगे जाने की इजाजत दी गई है। मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों में बिलखुसूस त्रिकुटा हिल्स पर बर्फ की सफेद चादर बिछी है। पत्नी टॉप, नथा टॉप, सनासर, बदरवा, डुडू, लट्टी, राजौरी, पुंछ के पहाड़ी इलाकों में, इधर किश्तवाड़ और डोडा के बलाई इलाकों के अंदर हल्की ही सही मगर बर्फबारी हुई और 3 से 4 इंच बर्फबारी नथा टॉप के अंदर, पत्नी टॉप के अंदर, जम्मू की त्रिकुटा हिल्स पर, रियासी के पहाड़ी सिलसिले में, राजौरी पुंछ के पहाड़ी सिलसिले में बर्फबारी के बाद बलाई इलाकों के अंदर थोड़ी बहुत चीजें मुतासिर हुई हैं। जम्मू के अंदर जहां पर माता वैष्णो देवी मंदिर तक जाने वाली जो हेलीकॉप्टर सर्विस है वो गुज़श्ता 12-15 घंटों से मुअत्तल है और अब से कुछ देर बाद जैसे मौसम थोड़ा बेहतर होगा तो दोबारा से उम्मीद की जा सकती है। हमारे पास अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि दोबारा सर्विस शुरू की गई है, लेकिन जो लास्ट अपडेट मिला उसके मुताबिक मुअत्तल है। महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन पहले से थी, मौसम करवट लेगा, मुख्तलिफ इलाकों में इसका असर आप देखेंगे। इधर 26 फरवरी से एक बार फिर से बाज़ाब्ता तौर पर फिर से जम्मू कश्मीर के दोनों खित्तों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी होगी। बर्फबारी का एक और मरहला होगा 26 से 28 फरवरी के दरमियान। डॉक्टर मुख्तार अहमद जो कि डायरेक्टर हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के श्रीनगर दफ्तर से, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें और बर्फबारी 1 जनवरी 2025 से फरवरी 2025 19 फरवरी 2025 तक जो कम बारिशें या बर्फबारी हुई उस नतीजे में चूंकि खुश्क साली भी हो रही थी, पानी की शदीद कमी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, और अगरचे इतने बड़े पैमाने पर इस बर्फबारी या बारिश से मैदानी इलाकों में ख़ास तौर से राहत नहीं है, लेकिन फिर भी बालाई इलाकों के अंदर काश्तकारों के लिए या उन लोगों के लिए जो ज़री सरगर्मियों की तरफ आप जाएंगे उनके लिए थोड़ी सी बेहतरी है या अच्छी खबर है। साथ साथ 2 इम्पॉर्टेंट रास्ते जो एक गौहर ने बताया, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे दोबारा से गाड़ियों की आवाजाही इस पर जारी है जो अभी कंफर्मेशन हो रही है, जबकि जो लद्दाख को वादी कश्मीर के साथ जोड़ने वाली हाईवे है उस पर मुकम्मल तौर पर जब पहाड़ी सिलसिले में बर्फ ना हटाई जाए, बहाली का अमल मुकम्मल ना हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी हुकाम यहाँ पर काम करती है, तब तक गाड़ियों को यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा। रेस्टोरेशन का वर्क चल रहा है श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर और मुसलसल बर्फबारी जोजिला और आसपास के इलाके में हुई है, तो उस वजह से भी थोड़ा सोच समझकर इंतजामिया फैसले ले रही है। अपने नुमाइंदों के पास भी चलेंगे, मुख्तलिफ इलाकों से हमें नुमाइंदे ज्वाइन करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि गुलमर्ग, सोनमर्ग, नथा टॉप या फिर इसके अलावा पहलगाम और दीगर मकामात पर भी सबकी नजरें थी। गुलमर्ग में पर्टिकुलरली जहां पर एक बार फिर से सरमाई खेलों का आगाज होना था कल से, लेकिन पहले ही आप जानते हैं उस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी हुई थी और गेम्स को पोस्टपोन कर दिया गया था, बर्फबारी कम हुई थी। लेकिन दोबारा क्या हुकूमत का इस तरह का इरादा बन रहा है कि एक छोटे पैमाने पर ही सही मगर क्या गुलमर्ग में बर्फबारी की तरफ जब हुई है तो गेम्स की तरफ दोबारा हुकूमत जाएगी, ये भी थोड़ी देर में समझेंगे। हमारे साथ नदीम इकबाल भी ज्वाइन किए हैं, इसके अलावा इशफाक डार भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साहिल शमीम भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। पहले ज़रा नदीम आपके पास इस वक्त मौसम कैसा है कल के मुकाबले, और ये जो दरमांदा गाड़ियां थी गुज़श्ता 12-15 घंटों में वो मुकम्मल तौर पर अपनी अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो चुकी हैं, जिसके बाद हाईवे पर ट्रैफिक मूवमेंट दोबारा से रिस्टोर हुई? जी बिल्कुल आसिफ, देखिए इस वक्त हम देखिए क्योंकि मौसम के एतबार से अगर बात करें मौसम में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है। कल दिन भर हमने देखा बारिश और बर्फबारी का सिलसिला देखने को मिला, जिस वजह से गाड़ियों की आमद कहीं ना कहीं रात देर गए बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी की हम बात करें जहां एक तरफ मौसम में सुधार देखने को मिला है तो वहीं श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक में भी कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिल रहा है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो भी दरमानदार गाड़ियां जिन्हें कल रात रोक दिया गया था, जिन्हें अपनी अपनी मंजिलों की जानिब
बढ़ने से रोका था, इस वक्त उन्हें जो है इजाजत मिल गई है और इस वक्त स्मूथली हम हाईवे पर देख रहे हैं कि ट्रैफिक चल रहा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या आज दिन भर ट्रैफिक चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जी। बारिश होने के बाद जब मौसम बेहतर होता है, जब खिली धूप होती है, तो उससे भी कहीं ना कहीं स्टोन शूटिंग का सिलसिला हमने देखा है। चाहे वो मिहाड़ हो या कैफेटेरिया मोड़ हो या इसके अलावा कहीं और भी इलाके हैं जहां पर इस तरह की जो हालात हमने पहले भी देखे कि बारिश रुकने के बाद जब धूप खिलती है तो फिर परेशानियां हो जाती है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर यह है कि मौसम बेहतर होने के साथ साथ श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर दरमांदा गाड़ियों को आगे बढ़ने की इजाजत मिल गई है। और अब देखना होगा कि क्या अगर हाईवे पे कहीं कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होती, कहीं स्टोन शूटिंग या कहीं लैंडस्लाइड का सिलसिला देखने को नहीं मिलता है, तो फिर फ्रेश ट्रैफिक को भी अलो किया जाएगा। और आज दिन भर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो लोग कल से इंतजार कर रहे थे कि हमें क्या सफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन लोगों को चाहिए कि वो ट्रैफिक एडवाइजरी और ट्रैफिक हुकाम से राबता करें और उसके बाद ही हाईवे का स्टेटस जानने के बाद ही अपने सफर का आगाज करें, ताकि दौरान सफर उन्हें किसी तरह की भी मुश्किलात ना हो। मुश्किलात ठीक से है, ना हमारे गुजरना साथ रहिएगा पड़े। नदीम। आप स्क्रीन पर है हमारे साथ इस वक्त इशफाक डार भी हैं। इशफाक, नॉर्दर्न बेल्ट के अंदर मौसम इस वक्त कैसा है? और दूसरा, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, कल से खेलो इंडिया के तहत 5वां मरहला भी होना था विंटर स्पोर्ट्स का। क्या वो विंटर गेम्स होती हुई दिखाई दे रही हैं? कल चूंकि पहले से कहा गया था, उनको मुलतवी किया गया था, लेकिन 23, 24, 25 के आसपास जिस हिसाब से कल और गुज़िश्ता 24 घंटों में बर्फबारी हुई है। देखिए आसिफ जी, अगरचे हम वादी कश्मीर के इस नॉर्थ बेल्ट की बात करेंगे, यहाँ पर अगरचे गुज़श्ता रोज बर्फबारी हुई है और पहाड़ी इलाकों में ज्यादातर बर्फबारी हुई है। अगरचे हम गुलमर्ग अपर रोड की बात करेंगे, वहां पर 1.5 फुट के करीब ताजा बर्फबारी जमा हुई है। गुलमर्ग बाउल जी। में 7 से 8 इंची बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। ताहम आपको ये भी बताता चले कि अगरचे मैदानी इलाकों में बारिशें हुई है, इस बारिशों से जो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं उन्हें थोड़ी सी राहत तो मिली है। लेकिन जिस तरह से पानी के हवाले से बात करेंगे, उतना पानी जो है अभी उन नालों में नहीं है, जो नाले सूखे थे। वही अगर हम खेलों के हवाले से बात करेंगे, सयाहती मुकाम गुलमर्ग में 22 से 25 तक अगरचे खेलो इंडिया का 5वां एडिशन जो है मुनक्कद के होना था, लेकिन उसमें जो डेट्स थे वो मौखर किए गए थे। इंतजामिया ने फैसला लिया था कि गुलमर्ग की पहाड़ी पर जो है उतनी बर्फ नहीं थी, उस वजह से उन डेट्स को यहाँ पर मुलतवी किया गया था। लेकिन जब कल बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी के जो निजी सतह पे यहाँ पर टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं स्नो क्रिकेट की अगर हम बात करेंगे, उस हवाले से ये पेशरफ्त देखी गई कि यहाँ पर निजी सतह पर दोबारा से खेल सरगर्मियां जो है शुरू होने वाली है। और आज ही गुलमर्ग में एक स्कीइंग कंपटीशन जो है होने जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मकामी खिलाड़ी जो पहले से 2 महीने से लगातार गुलमर्ग में प्रैक्टिस कर रहे थे, उनका ये कहना है कि अगर ये खेल हो सकते हैं तो इंतजामिया को और जो यहाँ पर कंपटीशन मैनेजर्स है, जो यहाँ पर इवेंट मैनेजर्स है, उन्हें एक बार जरूर गुलमर्ग की तरफ दोबारा आना चाहिए और इस हवाले से पेशरफ्त तो होनी चाहिए। और खेलो इंडिया अगर बड़े पैमाने पे नहीं तो यहाँ पर जो है छोटे ही तर्ज पे अगर खेलों का आगाज होता तो ये खिलाड़ी मायूस नहीं होते। वही अगर हम फौज की बात करेंगे आसिफ जी, तो बांडीपोरा में जिस कदर ये बर्फ हुई है और ये बर्फबारी बांडीपोरा में हुई, वहां पर अब फौज ने रात को ये फैसला लिया है कि बांडीपोरा में इस बार बड़े पैमाने पे 10 रोजा स्नो क्रिकेट का आगाज किया जाएगा, जिसमें तमाम जो बांडीपोरा से ताल्लुक रखने हुए लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो उस स्नो क्रिकेट में हिस्सा लेंगे। यानी जहां मौका मिल रहा है वहां इंतजामी सतह पर चीजें। अच्छा, जल्दी से ये भी बताइएगा कि गुलमर्ग जाने वाले टूरिस्ट के लिए कोई जरूरी हिदायत? दोबारा से जब मौसम ने करवट ली, बीच में तो हम देख रहे थे कि थोड़ा वो जो टूरिस्ट का फुटफॉल था वो भी कम हो गया था। अब जैसे मौसम ने दोबारा करवट ली, एक्सपेक्ट करें कि थोड़े से नंबर्स बढ़ेंगे? देखिए अगर हम सयाहों की बात करेंगे, सयाह इस वजह से कम हुए थे कि बर्फबारी नहीं हुई थी। गुलमर्ग में ही बर्फबारी नहीं कम थी और गुलमर्ग की पहाड़ी पर उनको बर्फबारी मिलती थी। लेकिन जब से कल ये बर्फबारी हुई है तो दोबारा से काफी सयाह जो है वो बढ़ने लगे हैं। और वही यहाँ की लोकल इंतजामिया की तरफ से, जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से जो एडवाइजरी कल दोबारा से जारी कर दी गई, क्योंकि आपको पता ही होगा टंगमर्ग से गुलमर्ग तक का रास्ता जो है ये काफी जिगजैग वाला रास्ता है। और इसमें से जो एडवाइजरी दी गई थी, उस एडवाइजरी पे आज भी सयाहों और मकामी लोगों को अमल करना होगा। बगैर जंजीर के किसी भी गाड़ी को टंगमर्ग जो जम्मू कश्मीर पुलिस का नाका है वहां से गुलमर्ग जाने की इजाजत फिलहाल नहीं होगी। साहिल शमीम भी फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। साहिल, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। ये बताइएगा, नॉर्दर्न बेल्ट के इस बड़े जिले के अंदर जहां बॉर्डर एरियाज भी काफी ज्यादा हैं, क्या सूरत हाल इस वक्त है? आज सुबह तक अपडेट्स मिल रही थी कि जो अपर बेल्ट की जितने भी इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, राब्ता सड़कें हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद है। राइट नाउ सिचुएशन क्या है? जी आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके टंगडार है, केरन है, मच्छर है, जुमगन है या बाकी जितने भी इलाके हैं,
वो इस बर्फबारी की वजह से जो है फिर से एक बार जो है मुनक़ता हो चुकी है। तकरीबन 1 से 1.5 फुट बर्फ जो है वो जमा हो गई है। लेकिन कल शाम जो है चौकी बल से साधना तक जो है रोड क्लियरेंस का काम जो है वो शुरू किया गया है बीकन की जानिब से, 109 आरसीसी की जानिब से, क्योंकि इस रास्ते को बहुत ज्यादा दबाव भी होता है, क्योंकि टंगडार का बहुत बड़ा इलाका है और साथ में जो जिस तरह से मौसम ने करवट बदल ली है, तो आज जो है केरल और मच्छल के सड़कें जो है उनको भी जो खोल दिया जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तफसीलात फराहम कर रहे थे गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा साहिल शमीम, इशफाक डार, नदीम इकबाल, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर इस वक्त भी जो बाला इलाके हैं, जो हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे, हल्की बर्फबारी हो रही है और आज व कल महकमा मौसमियात की भी प्रेडिक्शन है कि मौसम अबरालूद रहेगा, मतलब अबरालूद रहेगा और मौसम बेहतर आज कुछ एक एरियाज़ में आपको ज़रूर नजर आएगा। सुबह सुबह इसके असरात भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन दिन गुजरने के साथ साथ 25 और 26 के आसपास जाएंगे, बर्फबारी का एक और मरला होगा। महकमा मौसमियात इसकी तस्दीक कर रहा है। जब बारिश और बर्फबारी की बात हो रही है तो ज़रा उस पीरियड की बात भी कर लेते हैं जो हम कह रहे थे कि बहुत सारे एरियाज़ के अंदर राहत नहीं पहुंची। इस बार कम बारिशों और कम बर्फबारी, या कह लीजिए कि 2025 के पहले 50 दिन या चिल्लाए कलान, फिर चिल्लाए बच्चा, चिल्लाए खुर्द, ये पूरा जो पीरियड है ये खुश गुजर गया। नतीजा ये कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बिलखुसूस वादी के अंदर जो इस मौसम में बारिशें होती थी उसने तमाम पुराने कम बारिशों के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो गुज़िस्ता जो 80 दिन गुजरे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, इस साल की तकरीबन 70% जो बारिश हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं, यानी कि कम बारिशें हुई हैं और ये गुज़िस्ता 8 सालों के दौरान खुद में एक रिकॉर्ड बना है कि इतनी कम बारिश हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे यकम दिसंबर साल 2024 से लेकर 20 फरवरी 2025 तक तो सबसे कम बारिश रिकॉर्ड की गई है गुज़िस्ता 8 सालों के दौरान, जो डाटा हमें बता रहा है। और उसके साथ साथ ही अगर हम डाटा की बात करेंगे तो 70% जो बारिश हुई है वो दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 तक रिकॉर्ड की गई हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और उसके साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे साल 2019 की, तो 2019 के दौरान इसी पीरियड के दौरान दिसंबर और फरवरी के दरमियान तकरीबन 60% जो रेनफॉल है वो कम दर्ज की गई है। और उसके साथ साथ ही अगर हम 2018 का आंकड़ा देखेंगे तो तकरीबन इसी मुद्दत के दौरान दिसंबर से लेकर फरवरी तक 30% जो रेनफॉल है, बारिश है, वो रिकॉर्ड की गई हैं। यानी कि साल 2024-25 के दौरान गुज़िस्ता इन दिनों के दौरान, इन 70 दिनों के दौरान सबसे कम बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों के दौरान जो माहिर मौसमियात है उनका मानना है कि ये एक बड़े बहरान की निशानी है कि कम बारिशें पड़ना और उसके साथ साथ ही पहले ही जो कुदरती चश्मे वो सूख जाना या पानी नदी नालों में पानी की सतह कम होना है। और इस खबर पे मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर अपने सीनियर साथी सैयद इरफान फाजिल के पास चलते हैं। इरफान, जिस तरह से डाटा हमें ये बता रहा है कि तकरीबन 80% जो बारिशें कम रिकॉर्ड की गई हैं गुज़िस्ता 8 सालों के दौरान, ये एक रिकॉर्ड बना है। 2018 की बात करेंगे तो 30%, 2019 की बात करेंगे तो तकरीबन 60%, लेकिन 2024-25 की बात करेंगे तो 80% बारिशें कम रिकॉर्ड की गई है। जी हाँ गौर साहब, जहां तक मैं बात करूंगा, एक डेफिसिट चेंज है रेनफॉल को लेकर लगातार। अगर आप देखिए पिछले 8 सालों से वजूहात क्या है, सबसे बड़ी वजूहात है डिफॉरेस्ट्रेशन, यानी जिस तरीके से हम देख रहे हैं जंगल में खास तौर पर जो है पेड़ पौधे कम हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। इन बिटवीन अगर देखा जाए, अब वो जमाना नहीं रहा कि जब हम बहुत ज्यादा एफॉरेस्ट्रेशन के साथ रहते थे। आजकल तो मैक्सिमम कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं और कंस्ट्रक्शंस के साथ साथ जी हाँ बाग बगीचे भी नहीं रहे। जिस तरीके से हम देखते थे एवरग्रीन का एक माहौल रहता था और वादी कश्मीर का मौसम भी अच्छा रहता था, अपने मिजाज पर जी हाँ बारिश बर्फबारी होती थी। आज आप देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग कितना है, ग्लोबल वार्मिंग का भी इम्पैक्ट जो है वो रेनफॉल को लेकर है। एक साइड से आप देखिए नदी नाले जो है वो सूख गए हैं, दूसरे साइड से आप पोल्यूशन देखिए कितना ज्यादा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन, ये भी एक ग्लोबल वार्मिंग के साथ कनेक्टेड है। अभी आप देखिए गाड़ियां इतनी ज्यादा हो गई है, पोल्यूशन का जो आलूदगी का माहौल है, आप देखिए कितना ज्यादा माहौल खास तौर पर जो है पोल्यूशन में कन्वर्ट हो गया है, जिसकी वजह से मौसम में जरूरी तब्दीली है। वादी कश्मीर में मुझे याद है बचपन के दौर को लेकर
फरवरी के माह में शहरी श्रीनगर में 2 से 2.5 फुट के करीब बर्फ होती थी, और आज आप देखिए इतनी चेंज है, जबकि बारिशें नहीं है, बर्फबारी नहीं है, गर्मी रहती है। अब खुदा का शुक्र है कि कल रात से हल्की हल्की हमने देखा कि बारिशें हुई या बर्फबारी हुई बालाई इलाकों को लेकर, मगर जो चेंज हमने देखनी थी, खासतौर पे जिस चेंज को हम एक्सपेक्ट करते थे, वो चेंज जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। क्योंकि हम अभी भी देख रहे हैं कि एक्सपेक्ट ही नहीं हो रहा है कि इस वक्त हम चिल्लाए कलां, चिल्लाए खुर्दिया, चिल बच्चा के साथ जुड़े हैं। अब आप देख लीजिए कश्मीर में भी ऐसा मौसम बन रहा है, पिछले 8 साल से ये डेफिसिट रेनफॉल 80% चला गया है। 179 मिलीमीटर से आप देख लीजिए 17 मिलीमीटर पर पहुंच गया है। यानी 2024 में जो हमारे सामने डेटा है वो बताता है 40% के आसपास। 2025 के पहले 50 दिनों में नियर अबाउट 83-84 यानी डबल हो जाता है। तो दैट मीन्स इरफान की कम बारिशें होना बहरान का इशारा तो है ही, लेकिन मौसमियाती तब्दीली के लिए शदीद खतरे का बाइस और सामना भी। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं, सिक्योरिटी ऑफ वाटर, यानी अभी देखिए आने वाले टाइम में माहिरीन का मानना है कि जिस तरीके से बर्फबारी नहीं हुई है, बारिशें नहीं हुई है, खुश्क साली जो है, बारिशें कम हो रही है, आने वाले टाइम में मौसमी महकमियात है या जो एनवायरमेंटिस्ट है, जो टॉप क्लास एनालिस्ट जो होते हैं, जैसे हमने रिसेंटली अभी एक चीफ साइंटिस्ट से मैंने बात की थी डॉक्टर जावेद से, उनका मानना था कि आने वाले महीनों में कश्मीर में पानी की किल्लत बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि बारिशें नहीं हुई है, नदी नाली सूखे हुए हैं, और खासतौर पे जो कि इस सिचुएशन को लेकर अगर हम देखें तो ये एक टर्निंग सिचुएशन है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले टाइम में पड़ेगा जब बाग की जो मालिकान है वो भी परेशान है, क्योंकि आप देखिए वहां बारिशें नहीं हुई है, जिसकी वजह से मेवे बागात जो है वो भी इस वक्त काफी मुसीबत के आलम में है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से डेफिसिट रेनफॉल है उसका इम्पैक्ट 80% तक चला गया है। आने वाले मंथ्स पे वाटर डेटा गिरना तबाही की तरफ इशारा कर रहा। बहुत शुक्रिया इरफान फाजिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ श्रीनगर से रहने के लिए। इस वक्त भी चूंकि कल से हम आपको बता रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशें हो रही हैं, फिर से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौसम ठीक होना शुरू हो गया है। और कल बहुत सारी वीडियोस, बहुत तस्वीरें हमने झीले डल के किनारों की भी देखी, जहां पर वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। झेलम भी जो एक नॉर्मल वाटर लेवल रहता था उससे भी काफ़ी नीचे चला गया। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा सूरत हाल क्या है। हुकूमती पॉलिसियों की, हुकूमती इदारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उन पर तफवीज़ हो जाती हैं कि जो पॉलिसीज़ और प्लानिंग बनेंगी उसके मुताबिक काम होगा, एग्जीक्यूशन कैसे होगा, और मौजूदा वक्त में जो चैलेंजेस हैं कम से कम उनका जवाब तलाशा जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा करते हैं कुदरती आफात से बचने के लिए या डिज़ास्टर मैनेजमेंट यकीनी कैसे हो, इस बात पर तवज्जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है। और गुज़श्ता 2-3 दिनों से एक अहम तरीन हिस्से के अंदर मश्क चल रही थी कि ऐसी एक्सरसाइज जो उस इलाके में, उस हिस्से में शुरू की गई थी जहां जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, यानी जम्मू के हवाई अड्डे पर जो जम्मू एयरपोर्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इनके जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं उनकी जानिब से तस्दीक की गई कि जम्मू एयरपोर्ट अथॉरिटी और जम्मू कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने मुश्तरका तौर पर एक मश्क 18 और 19 तारीख को की। बुनियादी मकसद ये था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को या जो मल्टीपल एजेंसीज हैं उनको साथ लिया जाए। खुदा न खास्ता सूरत हाल ऐसी बनती है, ज़लज़ला होता है या कोई और सिचुएशन जहां तबाही हो, उस तबाही से बचने के लिए पहले से ही कम से कम एक प्लेटफॉर्म आकर तमाम एजेंसियां मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए मश्क के जरिए अपनी तैयारियां मुकम्मल करें। एक ये मकसद था। दूसरा, वक्त पर और मुनासिब तरीके से हम-आहंगी को, कोऑर्डिनेशन को कैसे यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया जम्मू, NDRF, SDRF, फौज, CRPF, एयरफोर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट और आपदा मित्राज के तहत बाज़ाब्ता तौर पर तमाम लोगों ने जिन्होंने शिरकत की है, ये वो स्टेक होल्डर्स थे जो रेस्क्यू ड्रिल में गए। डिपार्टमेंट जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, रिकन्स्ट्रक्शंस हैं, उस पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि मज़ीद इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करे, मॉक ड्रिल करवाए, कैपेसिटी बिल्डिंग हो, सलाहियत साजी के प्रोग्राम हो, बेदारी प्रोग्रामों का एक सिलसिला हो, अर्थक्वेक के हवाले से, फ्लड्स के हवाले से, आतिशज़दगी के वाक़यात के हवाले से, या कोई दूसरी कोई कैलेमिटी होती है, कोई ऐसी सूरत हाल बनती है जहाँ पर मुश्तरका तौर पर एजेंसियों की ज़रूरत पड़ती है ताकि आफात समावी या कुदरती आफात से बचा जा सके। इस मकसद से और इंसानी जानों का ज़िया ना हो, इस कोशिश को मजीद तेज किया जा सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे तो आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में परसों एक अहम तरीन एग्जाम या इम्तिहान होने जा रहा है। सरकारी सतह पर अफसरान को जिम्मेदारियां दे दी गई हैं, हुकूमत ने कुछ अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज़ की हैं, तो क्या क्या काम किसका रहेगा। उसके बाद बजट इजलास की बात करेंगे जहां पर सरकारी महकमों के अफसरान को क्यों कहा गया है कि वो असेंबली इजलास में इस पूरे सेशन के दौरान मौजूद रहेंगे, इसकी मुकम्मल तफसीलात, और आपको बताएंगे कि सरकार ने ही वजाहत की है
कि बिजली के मामले में जम्मू कश्मीर किन चीजों पर या किन शोबों पर ज्यादा इन्हिसार करता है। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद प्रोग्राम अब तक में आपका इस्तकबाल। बात जरा इम्तिहान के हवाले से। एतवार के दिन यानी 23 फरवरी को एक अहम तरीन एग्जाम होने जा रहा है। JKPSC इस एग्जाम को करवाएगा और इस सिलसिले में इंतजामी सतह पर अफसरान को जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि वो जो स्टाफ होगा डिप्यूट जिनको किया जाएगा इस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर JKPSC के साथ अगर कहीं कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है तो कंबाइंड कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन जिसका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होना है 23 फरवरी को, उस हवाले से इकदाम इनको उठाने हैं। जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, अब्दुल जब्बार भट्ट हेड असिस्टेंट हैं पब्लिक वर्क्स R&B डिपार्टमेंट के, निखिल खजूरिया जूनियर असिस्टेंट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, दीपक मनहास जूनियर असिस्टेंट स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, निसार अहमद मल्ला MTS जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और इदरीस अहमद MTS हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट। 2 दिन का ये एक दिन जो प्रोग्राम होना है 23 तारीख को, उस हवाले से ये तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं और इन सब अफसरान को कहा गया है कि वो सेक्रेटरी का जो ऑफिस है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का रेशम घर कॉलोनी जम्मू में 21 तारीख को यानी आज वो रिपोर्ट यहाँ पर कर देंगे। एग्ज़ाम परसों होना है, 23 तारीख को होना है और मुख्तलिफ महकमों के जो अफसरान हैं उनको ये जिम्मेदारियाँ दी गई हैं कि वो इस इम्तिहान को ऐसा तरीके से मुनक्किद कराने में कलीदी किरदार अदा करेंगे और ये जो जम्मू कश्मीर का कंबाइंड कम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है 2024 का, वो 23 फरवरी को इस बार होने जा रहा है। 23-24 वाला, वो 24-25 वाला, तो परसों तमाम तैयारियां मुकम्मल, इतवार के रोज़ एग्ज़ाम होगा। अफसरान को सरकारी सतह पर जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। बहुत ये थी जो पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से जो कंबाइंड एग्जामिनेशंस हैं 23 फरवरी को मुनक्किद होने हैं। इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को ये जिम्मेदारी दी गई हैं कि वो फैसिलिटेट करे इन इम्तिहानात के दिन, जब 23 फरवरी को यानी कि इतवार के दिन ये इम्तिहानात मुनक्किद होंगे। बढ़ते आगे बात ज़रा जम्मू कश्मीर के हवाले से। जम्मू कश्मीर के बजट की तैयारियों को लेकर जो है इंतज़ामिया काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। हुकूमत की जानिब से भी तैयारियाँ की जा रही हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को भी कुछ जिम्मेदारियाँ भी दी गई हैं। और जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बजट की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर जो हुकूमत है इस सिलसिले में वो लगातार तैयारियाँ कर रही हैं
बजट सेशन जो होने वाला है अगले माह, जो फिलहाल खबर आ रही है, इस सिलसिले में जो नूडल अफसरान हैं उन्हें तैनात करने के हवाले से उन्हें नॉमिनेट किया गया है, जो नूडल अफसरान हैं, और उसके साथ साथ ही जो क्वेश्चन सेल्स हैं उन्हें भी कंस्टिट्यूट किया गया है, और साथ ही साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें जो हिदायत है वो दी गई है कि वो एंटायर सेशन के दौरान वहाँ पर मौजूद रहे। बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी अमले को ये हिदायत दी गई है। और उसके साथ साथ ही आपको बताते चले कि बजट सेशन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर हुकूमत की जानिब से बजट सेशन की तैयारियां जोरों पर है, और इस सिलसिले में नूडल अफसरान को नॉमिनेट किया गया है, और साथ ही साथ कंस्टिट्यूट एक जो क्वेश्चन सेल्स हैं सेशन के दौरान उन्हें भी कंस्टिट्यूट किया गया है, और साथ ही साथ जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें भी इस पूरे सेशन के दौरान जो भी बजट सेशन रहेगा, यानी कि अगले माह से जो शुरू होने वाला है, इस सेशन के दौरान हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को ये हिदायत दी गई है ये वो पूरे सेशन के दौरान वहां पर मौजूद रहे। 3 मार्च 2025 को बजट सेशन शुरू होगा। इंतजामिया के तमाम महकमों को हिदायत दी गई है कि नोडल अफसरान की तकर्री करेंगे। महकमाना सतह पर, डिपार्टमेंटल लेवल पर वो सवालिया सेल कायम करेंगे, क्वेश्चन सेल कायम किया जाएगा। और जो हमारे पास आदादोशुमार सरकारी ज़राए से मौजूद हैं उनके मुताबिक महकमों के जो सरबराहान हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनको हिदायत दी गई है कि वो नोडल अफसरान को नामजद करेंगे। सेशन के दौरान बर वक्त और दुरुस्त जवाबात फराहम करने के लिए सवालिया सेल कायम करेंगे, यानी जो मुमकिन तौर पर MLAs की तरफ से सवालात डिपार्टमेंट के ताल्लुक से पूछे जा सकते हैं, उनका जवाब वक्त पर हो जब मांगा जाएगा तो वो भी मौजूद होना चाहिए। इस हुक्मनामे के मुताबिक ये भी लाजमी करार दिया गया है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन सेशन के दौरान अपने मुतलका दफातर में तैनात रहेंगे ताकि कार्रवाई को खुश असलूबी से चलाया जा सके, किसी की गैरहाजिरी ना हो, इस बात को यकीनी बनाया जाए। हुक्मनामे के मुताबिक कोई भी अफसर या एहलकार सेशन के दौरान पेश की मंजूरी के बगैर अपना स्टेशन नहीं छोड़ेगा ताकि कार्रवाई को हमवार तरीके से या कार्रवाई के हमवार इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इसमें मजीद ये भी पता चलता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और महकमों के जो सरबराहान हैं इनको हिदायत की तामील को यकीनी बनानी है, इस बात पर ज़रूर जोर दिया गया है। साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कानून साज असेंबली के 90 में से 82 मेंबरान या जो MLAs हैं तकरीबन 800 सवालात और 80 प्राइवेट मेंबर्स बिल जमा कराए हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कि वो जवाब कहाँ से 800 सवालों का आएगा। कानून साज असेंबली के स्पीकर ने हर MLA को 20 सवालात पेश करने की हिदायत दी थी। परसों इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया 10 स्टार्स और 10 नॉन स्टार्स वाले जुमरे में 3 प्राइवेट मेंबरों के बिलों के साथ इजाज़त MLAs को दी गई, लेकिन सेशन के दौरान सवालात पूछने पर कुछ पाबंदियां आयद की गई हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज से मुतल्लिक तहरीरी सवालात बशमूल IAS, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी के मामलात की इजाज़त नहीं दी जाएगी क्योंकि ये सरकार के डोमेन में नहीं है, तो इस पर सवालात नहीं पूछे जाएंगे, जबकि स्पीकर इन्हीं खुसूसी हालात में इजाज़त देंगे अगर ज़रूरत पड़ी। ऑल इंडिया सर्विसेज से मुतल्लिक मसाइल पर बहस को भी खारिज कर दिया जाएगा। कानून साज असेंबली का आखिरी बजट इजलास जनवरी-फरवरी 2018 में मुनक़िद हुआ था और ये सेशन खास अहमियत का हामिल है क्योंकि जून 2018 में महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली हुकूमत के खात्मे के बाद PDP के साथ BJP के इत्तेहाद से दस्तबरदारी के बाद पहला बजट इजलास होने जा रहा है और इसके बाद सदर और गवर्नर राज नाफिज हुआ, जिसके नतीजे में दफ़ा 370 को मनसूख किया गया। अगस्त 2019 में आईनी तब्दीलियाँ हुई, 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके बना दिए गए और जम्मू कश्मीर व लद्दाख अलग अलग UTs जो साबिका रियासत थी उस तारीखी रियासत को तकसीम कर दिया गया। लेकिन जब बजट सेशन की तरफ जा रहे हैं तो ये बड़ा मौका है जिस पर सबको इस बात के लिए भी जिम्मेदारियां दी गई हैं कि कम से कम अपने डोमेन में रहकर वही चीज़ें पूछी जाएं जो आप पूछ सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से सवालात नहीं लिए जाएंगे और अगर कोई बहस इस तरह की शुरू करने की बात होती है तो उनको भी खारिज कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा करते हैं इस सेशन के दौरान चैलेंजेस की। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, एक जो बार बार हम आपके सामने गिनवा रहे हैं दैट इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी या पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के हवाले से, वेदर इट इज़ जम्मू और कश्मीर, दोनों प्रोविंसेस में बहुत ज़्यादा मुश्किलात। सरमा में आमतौर पर वादी कश्मीर और गर्मियों में आप देखिएगा आप जम्मू से भी इसी तरीके से ह्यू एंड क्राई आप देखेंगे, एक गैर यकीनी सूरत हाल बिजली के हवाले से। लेकिन सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के हवाले से जो मुश्किलात हैं वो इसलिए भी हैं, मौजूदा सूरत हाल में ये पता चलता है कि करीब 85% जम्मू कश्मीर की जो बिजली है या कामकाज है वो कोयले और शमसी तवानाई पर इन्हिसार करता है और हाइड्रो पावर जनरेशन में सर्दियों में बहुत ज़्यादा खसारा होता है, कमियां हो जाती हैं। इसका नतीजा ये है
कि बराह रास्त इसके मनफी असरात उन बड़े इदारों पर, शोबों पर पड़ते हैं जो बिजली पर या फिर इस महकमे पर इन्हिसार करते हैं। हाइड्रो पावर जनरेशन के शदीद खसारे के दरमियान जम्मू कश्मीर इस वक्त 85% से ज्यादा कोयले और शमसी तवानाई पर इन्हिसार कर रहा है, डिपेंडेंट। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जराया ने इस बात की तस्दीक की है कि मकामी या जो लोकल लेवल पर पावर प्लांट्स हैं उनसे हाइड्रो पावर जनरेशन में तकरीबन 90% की कमी आई है। दैट मीन्स नियर अबाउट 10% ही आप पैदावार में इजाफा कर सके हैं या वो 10% बचा सके हैं। साथ साथ ये भी पता चलता है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर में 85 से 90% कोयले और शमसी तवानाई पर जम्मू कश्मीर मुनसर है, जो दूसरी रियासतों से मंगवाई जा रही है, क्योंकि फ़िलहाल हमारे पास मकामी बिजली की पैदावार जो है वो बहुत कम हो गई है। सर्दियों में जम्मू और कश्मीर में जो पावर प्लांट्स हैं, मकामी हाइड्रो पावर जनरेशन में तकरीबन 90% की कमी का मतलब ये है कि जो मतलूबा तलब है या जो तलब इस वक्त है बिजली के हवाले से, उस गैप को फिल करने में जम्मू कश्मीर इंतजामिया या कंसर्न डिपार्टमेंट कामयाब नहीं हो सका है। इमरान नाइकू के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त श्रीनगर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इमरान, क्या मजीद तफसीलात इस हवाले से? ये एक तरह की वो हम हकीकत यही है कि हम 85% कोयले और शमसी तवानाई पर इंसार करते हैं, या एक तरह से बचने का भी एक तरीका है कि हमारी ये चीज़ें हैं लेकिन बहुत कम है, बाकी हम डिपेंडेंट बाकी स्टेट्स पर भी हैं? देखिए आसिफ साहब, इसको दो चीज़ों से हमें देखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि पूरी दुनिया जानती है, मैं पर्टिकुलरली इंडिया या जम्मू कश्मीर की बात नहीं करूंगा, पूरी दुनिया इस चीज़ से वाकिफ़ है कि जम्मू कश्मीर जहां तक बिजली का ताल्लुक है, यहाँ हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी से या हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए जानी जाती है। कि अमूमन कहा जाता है कि यहाँ रिसोर्सेज है, पानी के अच्छे वसाइल है, तो यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की जो कैपेसिटी है जनरेट करने की वो ज्यादा है। लेकिन जहां तक हम देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर तो हमारे पास रिसोर्सेज है, जनरेट करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 1400 मेगावाट इस वक्त हम जनरेट करते हैं। तो ऑल दो कि हमारे पास इससे ज्यादा कैपेसिटी है अगर हम जनरेट करेंगे। और इससे ये चीज आया हो जाती है कि जब यहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन या हाइड्रो पावर जनरेशन में कमी आए, जो रिपोर्ट आपने बता दी है सोर्सेज के हवाले से, ये एक अलार्म भी है, ये एक चेतावनी है सरकार के लिए, एक चैलेंज भी है, और ये एक मैं समझता हूँ कि इसको संजीदगी से देखने की जरूरत भी है, क्योंकि अब हमारी 80 या 85 इवन की 90% अब हम सोलर एनर्जी पे इन्हिसार कर रहे हैं, और अब हम जो पावर परचेज एग्रीमेंट्स कर रहे हैं मुल्क की दीगर रियासतों के साथ या यूनियन टेरिटरीज के साथ, क्योंकि अब हम शमसी तवानाई पे इन्हिसार करें और 80-85% से वहाँ से या कोयले से हम अब इस वक्त बिजली जो है वो मुहैया करते हैं। लेकिन जहाँ हम देख रहे हैं कि हमारी बेसिक जो ट्रेडिशनल यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। लेकिन अब इसके बहुत सारे वजूहात, एक ये कि अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तातुल का शिकार है, वो अभी पाई तकमील तक नहीं पहुंचे हैं, और दूसरा सबसे अहम इसमें जो फैक्टर है वो क्लाइमेटिक चेंज है, क्योंकि अभी जो वेदर डिपार्टमेंट ही कह रहा है कि हम 80 to 85% इस बार रेनफॉल डेफिसिट रहा है, यानी कि 85% इस बार बारिशें नहीं हुई है, बर्फबारियों में कमी आई है। तो जो हाइड्रो पावर जनरेशन है वो तो पानी से ही पानी पर ही मुनसर होता है, तो इसलिए जो रेनफॉल डेफिसिट हुआ, पानी की कमी हुई है, तो उससे जाहिर सी बात है कि हाइड्रो पावर जनरेशन में जो है कमी आई है। लेकिन कल जो हमने ईपीएस की जो रिपोर्ट चलाई थी, एनर्जी पावर सर्वे ऑफ इंडिया की, उसमें भी ये बात सामने हमने रखी थी कि 2024-25 से 2034-35 तक जम्मू कश्मीर में तकरीबन 10,000 मिलियन यूनिट्स जो पावर की कमी है वो हो सकती है, और 4% मुतवक्का है कि हमारी जो बिजली की जो डिमांड है वो आज से 2034-35 तक, और ये शायद फिगर्स में बहुत कम जी इसको टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो यकीनी तौर पर इस पे एक तरफ से सरकार कोशिश कर रही है कि बाहर से बिजली, जिस तरह मैंने कहा कि पावर परचेज एग्रीमेंट कर रहे हैं, और अब शमसी तवानाई पे ज्यादातर यानी सोलर एनर्जी पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ऑलरेडी जो स्कीम भी इस वक्त है
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसके जरिए भी लोगों को अब अवेयर किया जा रहा है कि वो सोलर एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा रूफ टॉप्स का इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि अब जो कोयले पे इन्हिसार किया जा रहा है, सो आप देखिए कि अगर आप इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट सिटीज को या अक्रॉस द ग्लोब देखेंगे, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखेंगे कि कोयले का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें कोयला बहुत कम दुनिया में जो है वो पाया जाता है। तो आप हमारी सूरत हाल देखिए जहाँ तक बिजली का ताल्लुक है, अब हम कोयले पे इंसार कर रहे हैं और कोयले से बिजली हासिल कर रहे हैं और मुल्क के दीगर रियासतों से खरीद रहे हैं। सो मुझे लगता है कि हर सरकार आती गई चली गई, हमने यूटी में देखा, हमने इलेक्टेड गवर्नमेंट अब है, इससे पहले भी इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट आती गई चली गई, लेकिन जो हमारी बिजली का बहरान है, जो इसकी ये मुसीबत है, ये खत्म नहीं हुई। और सरकार को इस पे कंक्रीट स्टेप्स लेने की जरूरत है, और खासकर जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन की कैपेसिटी है, लेकिन इस कैपेसिटी को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, हमारे जो पावर प्रोजेक्ट, अच्छा ये भी बताइएगा इमरान, जाएगा वो सरकार को देखने की जब जरूरत है। अफसरान किस इस तरह की किसी हसास मामले पर लबकुशाई करते हैं, मैं कल भी आपसे पूछ रहा था कि प्रॉब्लम्स हम सबको पता है, सोल्यूशन क्या है, क्या इस पर कोई लबकुशाई हुई कि ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का जो खसारा है या ये जो कमी है, इसको दूर कैसे किया जाएगा? लॉन्ग टर्म में जब हम देखते हैं तो कोई ऑप्शन ए फेल हो जाए, बी और सी भी कुछ है, या फिर इन्हिसार बाकियों पर ही करना होगा? देखिए, जब हम एक्सपर्ट्स की राय देखते हैं, जैसे हमने कल ईपीएस की रिपोर्ट चलाई थी, तो उसमें एक्सपर्ट्स ये राय देते हैं कि एक तो आप यहाँ जो पन बिजली है उसको आप थोड़ा सा सरकार को इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल हो सकती है। लेकिन अलमिया आप ये देखिए कि चूंकि हम जानते हैं कि ये जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो डोमेन है, पोर्टफोलियो उमर अब्दुल्ला साहब के पास है, ये हर एक जानता है। कल हम इलेक्टेड गवर्नमेंट के कुछ नुमाइंदों के पास गए इस रिपोर्ट का रद्द-ए-अमल जानने के लिए, लेकिन वहाँ से हमें जवाब ये मिलता है कि ये टेक्निकल चीज़ है, टेक्निकली हम ये चीज़ें नहीं जानते। मैं उन लोगों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, और ये समझते हैं कि ये उमर साहब के पास, और बेहतर है कि उमर साहब ही इस पे जवाब देंगे। हमारे चीफ इंजीनियर साहिबान, उनकी जुबान बंद है, हमारे एमडी साहब भी शायद इस पे, जाहिर सी बात है वो इस पे बात भी नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिसीज का मामला होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि व्हाटएवर जो पॉलिसीज हो या टेक्निकलिटीज हो, सरकार को इसको संजीदगी से देखने की जरूरत। और जैसे मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जितना हमें प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इमरान, एक चीज और जानना चाहूंगा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं बिजली बहरान आने वाले वक्त में मजीद संगीन हो सकता है, क्योंकि एक तो पानी की कमी भी है, शदीद किल्लत इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जा रही है, और उसके साथ साथ ही जिस तरह से आपने भी जिक्र किया है कि सोलर पैनल जो है वो लगाने की ज़रूरत है, जिसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रॉपर जो फंड है हुकूमत है उसकी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कुछ ऐसा, पहली बात ये जिस सोलर एनर्जी की आप बात करें, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिसंबर 2023-24 में लास्ट ईयर आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्कीम लॉन्च की थी, मुफ्त बिजली घर स्कीम के नाम से कुछ नाम है उसका, अगर मैं सही हूँ तो 71 लाख जो हाउस होल्डर्स है अक्रॉस द इंडिया, ये बताया गया है कि उनको जो सोलर प्लांट्स है वो अपने घरों में इंस्टॉल करें। और रिसेंटली चीफ सेक्रेटरी साहब ने यहाँ उसका रिव्यू भी लिया, और 4100 बिल्डिंग्स जो गवर्नमेंट की है उन पे उन्होंने कहा कि इनको इंस्टॉल किया गया, और ये सब्सिडाइज्ड है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सब्सिडी देती है, और यहाँ की जो लोकल हमारी पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो भी इसको सब्सिडी देता है, और सब्सिडी पर इस वक्त गवर्नमेंट की कोशिश है कि सोलर एनर्जी को अब, लेकिन सवाल ये भी है इसमें कि ये सोलर एनर्जी ये जो सोलर प्लांट्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे भी पूछा कि इसकी गारंटी क्या है, कितने साल रहेगी। लेकिन इसमें ये जरूरत है कि फंड्स बहुत है, फंड्स की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ इसको अवेयर करने की जरूरत है। और मैंने जहां तक इस चीज को देखा है, मैंने 2-3 अवेयरनेस कैंप्स कवर भी किए, लेकिन जिस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए और जिस तरह से स्कीम हम देख रहे हैं, स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन जो अवेयरनेस होनी चाहिए इस तरह से अवेयरनेस नहीं हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है या JKPDCL है, उनको घर घर या गाँव या मोहल्ले की लेवल पे लोगों को अवेयर करने की जरूरत है, क्योंकि मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि 2024-25 से 2034-35 तक जो रिपोर्ट सामने आई है EPI की कि हम किस डेफिसिट का सामना करेंगे, वो इंतहाई डिजास्टर होगा, और इसलिए सरकार को आज से इन पर इकदाम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को श्रीनगर से हमारे साथ रहने के लिए और तफसीलात फराहम कर रहे थे। और आपको ये भी बताते चलें
कश्मीर के अंदर बिजली के हवाले से खबर। यहां पर छोटे से तिजारती वक्फे के लिए रुकते हैं। वक्फे के फौरन बाद हाजिर होंगे तो बात लाइन अप कंट्रोल की भी करेंगे और साथ ही साथ वादी कश्मीर के एक दो इलाकों के अंदर आग की वारदात पेश आई है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। लेकिन यहां पर छोटा सा तिजारती वक्फा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:25 होने जा रहे हैं और बड़ी खबर इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रही है, जहां पर गुज़श्ता कुछ दिनों में हमने फायरिंग के वाक़यात देखे। ऐसी सूरत हाल बन रही थी जहां पर लग रहा था कि शायद दरअंदाजी की कोशिशें हुई हैं और टकराव देखा। एक तवील मुद्दत के बाद जो सरहदें हैं काफ़ी वक्त तक 2021 फरवरी 24-25 के बाद खामोश रही। फरवरी के महीने में ही 2025 में आकर फिर से गोलियों की गनगरज की आवाज़ें दोबारा से सुनाई देने लगी। लेकिन खबर है कि आज भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी सतह पर मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। कोर कमांडरों के दरमियान ये फ्लैग मीटिंग होगी और फौजी ज़राए के मुताबिक पुंछ के चक्कादा बाग सेक्टर के अंदर फ्लैग मीटिंग होने जा रही है। पिछले कुछ दिनों के दौरान पुंछ सेक्टर में आसपास के हिस्सों में हम सब जानते हैं जहां पर फायरिंग के वाक़यात पेश आए और पुरतनाव सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल पर, चाहे वो चक्कादा बाग सेक्टर हो, राजौरी पुंछ के दोनों जुड़वा अजला हो। दोनों जगहों पर फायरिंग के जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपोर्ट हुए और ख़बर है कि ये जो सीज़ फायर वायलेशंस के इल्ज़ामात लगे उस वक्त जब सीज़ फायर मुआहदे के तहत भारत और पाकिस्तान काम कर रहे थे, 4 सालों से कुछ नहीं हुआ, अचानक से फिर फायरिंग शुरू हो जाती है। इस मामले को आज भारतीय हुकाम की जानिब से पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ उठाया जाएगा। चक्कादा बाग पुंछ के अंदर ये फ्लैग मीटिंग होगी और ये मामूल होता है कि मकामी सतह पर कमांडर सिचुएशन को टैकल करने के लिए सूरत हाल पर बातचीत करते हैं। फ्लैग मीटिंग में जो कुछ तय होगा वो रिपोर्ट की शक्ल में आला हुकाम के पास भी जाएगा और अगरचे आपने देखी है कि मुअस्सर कार्रवाइयाँ इस सिलसिले में हुई हैं, लेकिन फौजी सतह पर जब बातचीत होगी तो आज आप देखेंगे कि शाम होते होते क्या भारत की तरफ से अपनी बात रखी गई, पाकिस्तान क्या कह रहा है, उनका मौक़िफ़ जानना है। इस सारी सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। और इतना ही नहीं,
लैंड माइन ब्लास्ट भी साथ साथ में हुए मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। फिर कहा गया कि कुछ लोग मारे भी गए, जिनमें शायद कुछ मिलिटेंट्स क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तानी फौज के नुकसान की खबरें आई, ये दावा फौज की जानिब से किया गया। अब ये सारी सूरत हाल पिछले 2-3 हफ्तों में बनी है। कुछ फौजियों की जानें भी गई हैं। लैंड माइन ब्लास्ट में एक और फौजी एहलकार कल जख्मी हुआ पुंछ के अंदर। इसी सेक्टर के अंदर आज मीटिंग होने जा रही है। शिल्पा शर्मा हमारे साथ इस वक्त हैं। शिल्पा, क्या और डिटेल्स हैं आज की मीटिंग को लेकर? ये जो फ्लैग मीटिंग को लेकर सुबह सुबह खबर आ रही है, कंफर्मेशन ऑफिशियली फौज की तरफ से कर दी गई है? पुंछ में आज फ्लैग मीटिंग जो है वो होने जा रही है। इस मीटिंग की बात करें तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये मीटिंग है, क्योंकि अब देखिए जिस प्रकार से एलओसी में सीजफायर रेजोल्यूशन जो है वो पाकिस्तान के द्वारा यानी कि उल्लंघन जो है वो किया गया है, जिसके चलते आज पुंछ में यानी कि 2021 के बाद उस इलाके में जो है ये बैठक जो है वो देखने को मिल रही है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है, जहाँ पे सेना के टॉप कमांडर द्वारा जो है उनके बीच में ये बैठक जो है वो देखने को मिलेगी, जहाँ पे मीटिंग में भारतीय सेना कमांडर, पाकिस्तान सेना द्वारा जो है वो किए गए युद्ध विराम का जो है वो मुद्दा जो है वो पाकिस्तान के सामने रखेंगे। क्योंकि देखिए एलओसी पर जो है पुंछ की अगर हम बात करें तो वहां पे एलओसी पर जो है वो सीजफायर वायलेशन पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ अब देखिए किस प्रकार से टेरिटरी में एक और इजाफा भी देखने को मिला है। तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आज फ्लैग मीटिंग की जा रही है। और ये बेहद ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, क्योंकि 2021 की बात करें तो जिस प्रकार से 2021 के बाद की ये पहली मीटिंग उस इलाके में जो है वो देखने को मिल रही है। तो कुछ ही समय के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। देखिए कुछ ही समय के बाद ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जहाँ पे सेना के जो टॉप कमांडर है इस बैठक में पहुंचेंगे और इस बैठक की जो है वो शुरुआत की जाएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ आप रहिएगा। ये तो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात थी। जो कंफर्मेशन इस वक्त हो रही है कि मीटिंग कुछ देर बाद शुरू होगी। ये फ्लैग मीटिंग ऐसे बहुत पहले सांबा सेक्टर के अंदर भी हुई थी, जब कुछ शेल्स मिले थे और बीच में काफ़ी हंगामा हमने देखा था। सरहदी सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर थी। फरवरी 24 और 25 की तारीख थी जब एलओसी और आसपास के इलाकों में सिचुएशन बेहतर हो, सीज फायर मुआहदे के मुताबिक काम हो, कोर कमांडर सतह पर यह डिस्कस हुआ था। लेकिन बिलाखिर फरवरी का महीना ही, ये तीसरा हफ्ता जिसमें सीज फायर वायलेशंस की खबरें आई और वो जो मुआहदा है वो टूटा, एग्रीमेंट पर बात नहीं हो सकी। आज यहाँ से आगे चीज़ें या जो सरहदें हैं मुसलसल खामोश रहे। लोगों ने बहुत हद तक राहत की सांस ली थी। गुज़श्ता 3-4 वर्षों में नुकसान जम्मू कश्मीर ने नहीं उठाया सरहदी बेल्ट के अंदर, वो सिचुएशन कंटिन्यू रहे। इसके लिए आज ये इम्पोर्टेंट जो है वो काफ़ी, ये मीटिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन बात ज़रा ज़िला अस्पतालों की भी कर लेते हैं, उस सेक्टर की जहाँ पर मुश्किलात हैं। मंशियात या ड्रग्स को लेकर हम मुसलसल बात करते रहे, लेकिन जो नौजवान मंशियात में मुब्तला हो गए हैं, जिन लोगों को इलाज की ज़रूरत है, उसके लिए सरकारी सतह पर इक़दामात हुए हैं, मगर ये इक़दामात दौरे हाजिर में बहुत कम नजर आते हैं। एक स्पेशल सीरीज, स्पेशल सेगमेंट भी हमने चलाया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत सरकारी ज़राया या जो सरकारी सूत्र हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि ज़िला अस्पतालों में आईपीडी फैसिलिटीज़ का फुकदान है, परेशानी है। और जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर जिम्मेदारी थी कि मज़ीद साइकेट्रिस्ट तैनात किए जाएँ, वो हर ज़िले के अंदर अगरचे मुमकिन हुआ, लेकिन ज़िला अस्पताल के अंदर क्यों मुमकिन नहीं हो सका, ये एक बड़ा सवाल आज के वक्त में भी। माहिर नफ्सियात हर जगह आपको तैनात होते हुए नहीं मिलेंगे। फिर टेली मेडिसिन खिदमात मज़ीद आगे बढ़े, जो ऑलरेडी चल रही हैं। टेलीमनास के थ्रू काउंसलिंग का एक सिलसिला भी चलता है, काम और आगे बढ़े। इस सिलसिले में पेशरफ्त की उम्मीद की जा रही थी, मगर सवालात हैं। शिल्पा शर्मा हमारे साथ कंटिन्यू इस वक्त कर रही हैं। शिल्पा, क्या और डिटेल्स आपके पास हैं? हालांकि हम देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कोशिशें एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर हुई हैं कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हर ज़िले के अंदर कम से कम ये जो कोशिश थी उसके मुताबिक और साइकेट्रिस्ट हो, जिनकी ऑलरेडी बहुत कम तादाद जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिस हिसाब से केसेस हैं, प्रेशर है, उस हिसाब से काफ़ी कम है। फिर टेलीमेडिसिन सर्विसेज वाला भी इशू था, वो जहाँ की थी, जहाँ पर थी, उससे आगे नहीं बढ़ सकी। क्या कारण इसके पीछे मालूम होता है? देखिए, जिस प्रकार से 13 मार्च 2023 को ये सरकार के द्वारा ये अनाउंस किया गया था, कहा गया था कि जो ओपीडी है सर्विसेज, उनके साथ आईपीडी फैसिलिटी भी जो है वो तमाम जिला अस्पतालों में दी जाएगी। लेकिन इस समय की बात करें तो कई जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां पर आईपीडी फैसिलिटी जो है वो लैग कर रही है। यानी कि देखिए, आप आईपीडी फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं तो जहाँ पे ड्रग एडिक्ट जो है वो हॉस्पिटल पहुंचता है, आईपीडी फैसिलिटी अगर इन जिला अस्पताल में, तमाम जिला अस्पतालों में मिल जाती है तो कहीं ना कहीं जो एक लॉन्गर पीरियड रहता है ट्रीटमेंट का मरीज का, वो
डॉक्टर जो है वो पूरी तरीके से उससे जो है वो मॉनिटर करता है और उसकी जो है वो प्रॉपर तरीके से देखभाल करता है। तो ये आईपीडी फैसिलिटी तमाम जिला अस्पताल में होना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इस समय आप देखिए अवेयरनेस कैंपेन देखने को मिल रहा है और कहीं न कहीं जो ड्रग एडिक्ट है वो भी वहां पर पहुंच रही है, अस्पताल में पहुंच रही, एक संख्या में वृद्धि भी हो रही है। लेकिन इस समय कई जिला अस्पताल ऐसे हैं जहां पे ये लैब फैसिलिटी जो है यानी कि फैसिलिटी की कमी इस समय जो है वो महसूस की जा रही है। देखिए इसी के साथ जो है वो ये भी अनाउंसमेंट किया गया था 13 मार्च 2023 को कि टेली मेडिसिन जो फैसिलिटी है वो भी जो है वो अस्पतालों में दी जाएगी। लेकिन इस समय की बात करें तो कुछ ही हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जहां पे ये टेली मेडिसिन फैसिलिटी जो है वो दी जा रही है। इसी के साथ देखिए कि कई यानी कि अस्पतालों के अगर डोडा, रामबन, किश्तवाड़ ये अस्पताल ऐसे हैं जहां पे देखिए जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जब यानी कि भयानक एक्सीडेंट होता है, गंभीर लोगों की हालात हो जाती है, तो वहां पे मैन पावर की भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी वहां पर जो है वो देखने को मिलती है। और उस समय ये कहा जाता है कि इन तमाम चीजों को लेकर जो है यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है या फिर मैन पावर की कमी है, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो आगे ध्यान दिया जाएगा और ये तमाम हम ये चीजें देख जो है रहे वो हैं लाई हॉस्पिटल्स जाएगी। में बहुत प्रेशर है। अब बहुत सारे लोग जो नशे में मुब्तला थे वो लोग भी इलाज करवाने के लिए आते हैं। तो अगर आईपीडी सर्विसेज जो आज सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि अभी तक ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं है, आईपीडी फैसिलिटी अगर वहां पर अवेलेबल होती है, क्या इसका मतलब ये है वो जो प्रेशर था और लोग आगे आ रहे हैं इलाज के लिए, उस प्रेशर को डील किया जा सकेगा, चीजें बेहतर होगी? क्योंकि ओपीडीज भी इतना बोझ अस्पतालों में नहीं उठा सकती। जी बिल्कुल, देखिए अगर इन तमाम जिला अस्पतालों में ये आईपीडी फैसिलिटी दी जाती है तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि एक डॉक्टर जो पूरी तरीके से मरीज को जो है वो मॉनिटर करता है, जो एक ट्रीटमेंट का लॉन्ग पीरियड रहता है, तो मरीज कहीं ना कहीं वहां से प्रॉपर तरीके से ठीक होकर जो है वो बाहर निकल पाएगा, क्योंकि लगातार संख्या जो है मरीजों की वो वहां पर काफी ज्यादा देखने को मिली, यानी कि ड्रग एडिक्टों की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो तमाम जिला अस्पताल में अगर आईपीडी फैसिलिटी वहां पर प्रोवाइड की जाती है तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है वो आगे रुख करने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। बहुत शुक्रिया, डिटेल्स दे रही थी शिल्पा शर्मा। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो आईपीडी सर्विस, ये ऑफिशियल्स जो अंदर हैं या हमारे सोर्सेज हैं उनने कंफर्म किया है। कुछ अस्पतालों में जब हमने कंसर्न लोगों से पूछा तो पता चला ये नहीं है। हालांकि नशा मुक्त अभियान के तहत जम्मू कश्मीर में सरकार ने बहुत काम किया, पुलिस अथॉरिटीज़ अपनी जगह लगी हैं ताकि इस लानत से बचा जाए, इस तबाही से बचा जाए। साइकेट्रिस्ट जैसे पॉसिबल हैं अपनी जगह वो लगे हैं, साइकोलॉजिस्ट जैसे मुमकिन है वो अपनी जगह लगे हुए हैं, अपने अपने दायरे में तमाम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकारी वादा था कि वो जो दबाव ओपीडीज़ पर बढ़ रहा है, लोग और इलाज के लिए बाहर आ रहे हैं, उनको भी काउंसलिंग की मज़ीद ज़रूरत है, इलाज की ज़रूरत है, अद्वियात की ज़रूरत है, जदीद आलात की ज़रूरत है। आईपीडी सर्विसेज इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर जो जिस हिसाब से होनी चाहिए थी वो नहीं है, और ख़ास तौर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में अगर ये सर्विसेज हो जाती हैं जिसमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट पर थी कि मज़ीद साइकेट्रिस्ट लगाए जाएँ, मुनासिब वक्त पर देखा जाए कहाँ पर किस हिसाब से इलाज हो रहा है, वो सारी चीज़ें समझनी है, परखनी है। तो इसलिए थोड़ा सा और इंतज़ार करेंगे। इसमें हमें हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक मौक़िफ़ भी लेना है। आज हमने रब्ता करने की कोशिश की, कंसर्न लोगों से रब्ता नहीं हुआ। मज़ीद इसमें तफसीलात आएंगी तो आपके सामने रखेंगे, क्योंकि उनका मौक़िफ़ भी बहुत ज़रूरी है और उसके बाद मज़ीद तफसीलात इस पर शेयर की जा सकती हैं कि ये जो ताख़ीर हुई है, मार्च पिछले साल मंसूबा बना, 1.5-2 साल गुजर गया, अभी तक मंसूबे के मुताबिक काम क्यों नहीं हुआ, ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन बात ज़रा एक और बड़े इदारे की या उस आप कह लीजिए आइनी कमीशन की, जिस पर जिम्मेदारी है कि मुख्तलिफ वार्डों के अंदर पंचायतों या अर्बन लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात से ठीक पहले रिजर्वेशन ओबीसीज़ को कितनी और किस हिसाब से मिलेगी वार्ड्स में, ये डिसाइड करना है। मुकम्मल तफसीलात गौहर आपके सामने रखेंगे कि बहुत हद तक चीज़ें जो डिपेंड हैं वो इसलिए भी इस कमीशन की रिपोर्ट पर हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स ने क्या लिख कर दिया है, फीडबैक वहाँ से क्या आया है, और जम्मू कश्मीर में जो ओबीसीज़ का मसला है, रिजर्वेशन जो ओबीसीज़ को देना है, एक तो आरडीडी, इसके अलावा एसईसी स्टेट इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के बाद ओबीसीज़ में वार्ड के रिजर्वेशन के लिए मशक शुरू कर दी जाएगी। ये इस रिपोर्ट का इंतज़ार इसलिए भी जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है क्योंकि इसके बाद ही राह हमवार हो सकेगी कि जम्मू कश्मीर यूटी में पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात, जिनको 1 साल से ज़्यादा का अरसा बीत गया है, वो कब और कैसे किए जाएंगे, उसकी कोई डेडलाइन होगी, कोई राह इसके लिए हमवार होगी। और ओबीसीज़ की जहाँ तक बात है तो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर 28 फरवरी को ओबीसी कमीशन की तरफ से जो देही तरक्यात के महकमा हैं या जो आरडीडी जिसको आप कहते हैं, और रियासती इलेक्शन कमीशन एसईसी की तरफ से वार्डों की रिजर्वेशन के लिए किए जाने वाले तवील मशकों की पेश नज़र भी बहुत जल्द मुनाकिद नहीं किए जाएंगे।
और अब इंतज़ामिया भी इस बात का इंतज़ार कर रही है कि वार्ड्स में जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हदबंदी के हवाले से, उस मशक को आगे ले जाने का मौका भी उन्हें मिलेगा अगर ज़रूरत पड़ी। ओबीसी कमीशन, जिसे शहरी और देही दोनों मकामी इदारों में ओबीसी को जो पसमानदा तबकात हैं, बिलखुसूस ओबीसीज़ हैं, उनको कितने फ़ीसद रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और किस हिसाब से, उसकी सिफारिशात का काम सौंपा गया है। और तवक्को की जा रही है, चूँकि इस कमीशन की तौसी 28 फरवरी तक सरकार ने पिछले दिनों कर दी थी, तो 28 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट इसने पेश कर देनी है। हुकूमत को रिपोर्ट का मुताला करना है, स्टडी करनी है, और अगर मुतमियन हुई तो इससे पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ में ओबीसीज़ को दिए जाने वाली जो रिजर्वेशन है, उसकी जो शरह है, उससे मुतल्लिक अपनी सिफारिशात को नाफिज करने के लिए भी हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा। सिफारिशात को नाफिज करने के लिए हुकूमत पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। जस्टिस रिटायर्ड जनकराज कोतवाल की सरबराही में, इसके अलावा आर के भगत रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, डॉक्टर मोहिंदर सिंह बंडवाल साबिक डीन स्कॉस जम्मू, इन पर मुश्तमिल ये पैनल काम कर रहा है। रिपोर्ट अपनी हुकूमत को देगा। इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और स्टेट इलेक्शन कमीशन का किरदार सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जिसने इस रिपोर्ट को असल में नाफिज करना है। जबकि RDD को पंचायतों के लिए वार्ड्स के रिजर्वेशन के लिए मशक करनी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, SEC को अपनी मशक बल्दियात के अंदर उस हवाले से जो है वो मंजूरी ज़रूरी देनी है। डिप्टी कमिश्नर्स या जो दीगर महकमों की तरफ से कमीशन को ओबीसी की आबादी के बारे में जो डेटा फराहम किया गया है, मकामी इदारों में जो पसमानदा तबकात की रिजर्वेशन का मामला है, जो सिफारिश है, वो अहम यहाँ पर हो जाएगी कि डिप्टी कमिश्नर्स ने क्या लिख कर दिया है। जो डेटा दिया गया उसके मद्देनज़र ये रिपोर्ट तैयार होगी। और दर्ज फहरिस्त ज़ातें जो हैं, यानी SCs हैं और STs हैं, दर्ज फहरिस्त कबाइल जिनको आप कहते हैं, उनको 10% रिजर्वेशन ऑलरेडी मिली है। लेकिन ख़वातीन को तमाम बल्दियाती इदारों में जहाँ 33% तहफ़्फ़ुज़ात या रिजर्वेशन उनको हासिल हैं, OBCs के मामले पर इस कमीशन पर बड़ी जिम्मेदारी है। 28 से पहले क्या होगा, रिपोर्ट में क्या सिफारिशात की जाएंगी, कितना कोटा मुख्तस रखा जाएगा, बढ़ती हुई जो आबादी है उस हिसाब से भी चीज़ें वहाँ पर फैसला होगा। म्यूनसिपैलिटीज़ के, पंचायतों के इंतखाबात जो अक्टूबर-नवंबर 2023 में होने थे, ताख़ीर का शिकार हो गए। और म्यूनसिपल पंचायतों और BDCs जो 1 साल से ज़्यादा अरसे से मुंतखब अराकीन है, उसके बगैर हैं। म्यूनसिपैलिटियों की मयाद अक्टूबर-नवंबर 2023 में ख़त्म हुई। पंचायतों की जो टेन्यर है, जो मुद्दत है, गुज़श्ता साल 9 जनवरी को अपनी मुद्दत ये पंचायतें पूरी कर चुके हैं। BDCs की मयाद पंचायतों के साथ शरीक थी, लेकिन इनका भी वजूद ख़त्म कर दिया गया, जबकि पंचायतों की 5 साल मुद्दत ख़त्म हुई। और ज़िला तरक्याती काउंसिल्स के जो इंतखाबात हैं, पहली बार दिसंबर 2020 में हुए थे, इनकी मुद्दत अभी जनवरी 2026 तक है। गुज़श्ता साल 11 जून को जम्मू कश्मीर UT की हुकूमत ने पंचायतों और म्यूनसिपैलिटीज़ में OBCs के फ़ीसद का तयन करने के लिए एक कमीशन बनाया था। चेयरमैन और मेंबरान को 31 जुलाई को नामजद किया। सरकारी मुलाजमतों, तालीमी इदारों में हुकूमत ने OBCs को 8% रिजर्वेशन दी है। लेकिन मजीद सिफारिशात से पता चलेगा, रिपोर्ट में क्या कहा गया, उसके बाद कम से कम चीज़ें साफ होगी कि अब इन इदारों के अंदर यहाँ से आगे मशक कैसे होगी। सबकी नज़रें हैं कि ये रिपोर्ट कंप्लीट हो, फिर इलेक्शंस होंगे, और इसीलिए इंतज़ार इस रिपोर्ट का बेसब्री से किया जा रहा है। तो ये वो रिपोर्ट है जिसका इंतज़ार है। अब 28 तारीख तक थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिएगा कि हुकूमती सतह पर जो तश्कील करदा पैनल है, 3 सीनियर मेंबर्स हैं, रिटायर्ड जस्टिस इसको लीड कर रहे हैं, वो क्या लिख कर देते हैं। और उसके बाद डिप्टी कमिश्नर्स का जो डेटा है उसको भी मद्देनज़र रखा जाएगा। OBCs के ताल्लुक से एक बड़ा फैसला मार्च के पहले हफ्ते में मुतवक्के है। तो नाज़रीन थी OBC के हवाले से। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा करेंगे जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से उनकी बात करेंगे, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर खासकर वादी कश्मीर के अंदर जो मेडिकल की डिग्री यानी कि डॉक्टरों के हवाले से जो उन्हें इम्तिहान देना होता है, नीट SS यानी कि नीट सुपर स्पेशलिटी एग्ज़ाम देना होता है, उसकी वजह से उन्हें वादी कश्मीर से बाहर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रहे हैं। अब जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, उनका मानना है कि मुस्तकबिल में वादी कश्मीर के अंदर भी इस सिलसिले में एक इम्तिहानी मरकज़ कायम किया जाएगा, ताकि जो वादी कश्मीर के जो डॉक्टर हैं उन्हें इम्तिहान में शिरकत करने के लिए वादी कश्मीर से बाहर न जाना पड़े। आपको बताते चले कि अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर के अंदर जो इस सिलसिले में जो इम्तिहानी मरकज़ की बात करेंगे, तो गुज़श्ता 3 सालों के दौरान नीट SS एग्ज़ाम वादी कश्मीर के अंदर कोई भी इम्तिहानी मरकज़ कायम नहीं किया गया। गुज़श्ता 3 सालों के दौरान यानी कि साल 2021 में
लास्ट जो सेंटर था वो कायम किया गया था और आने वाले दिनों के दौरान जो एग्जाम्स हैं 29 और 30 मार्च को पूरे मुल्क के अंदर होने वाले हैं। इस सिलसिले में डॉक्टरों की जानिब से जो बोर्ड हुकाम हैं, जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन हैं, उनसे अपील की गई है कि जो इम्तिहानी मरकज़ है नीट SS एग्ज़ाम का वो मरकज़ वादी कश्मीर के अंदर कायम किया जाए ताकि उन्हें वादी कश्मीर से बाहर न जाना पड़े। उनका मानना है, जो डॉक्टरों ने अपील की है, तकरीबन 1000 से ज़्यादा डॉक्टर वादी कश्मीर के हैं जिन्हें इस एग्ज़ाम में शामिल होना है, ये इम्तिहान देना है। उसकी वजह से उन्हें वादी कश्मीर से दीगर रियासतों के अंदर जाना है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन अब बोर्ड हुकाम का मानना है कि वो ज़ेर गौर हैं। जो सजेशन दी गई हैं डॉक्टरों की जानिब से कि वादी कश्मीर के अंदर भी एक इम्तिहानी मरकज़ होना चाहिए, वो ज़ेर गौर है और मुस्तकबिल में भी अब ये माना जाता है, ये हो सकता है कि एक इम्तिहानी मरकज़ नीट SS का वादी कश्मीर में भी कायम किया जाएगा ताकि वादी कश्मीर से जो बाहर जाने वाले डॉक्टर हैं उन्हें न जाना पड़े और वो वादी कश्मीर के अंदर ही इस इम्तिहान में शामिल हो। चलिए 9:41 हो गए हैं। थोड़ी देर में एक खबर आपको बताएंगे, तस्वीरें आएंगी बारामूला और श्रीनगर के अंदर आतिशबाजी के वाक़यात रुनमा हुए हैं। क्या तफसीलात हैं वो आपके सामने रखनी है। आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आप कॉल करना शुरू करें, बीच में आप तक खबरें भी पहुंचती रहेंगी। लेकिन उससे पहले आधार अपडेट के हवाले से एक खबर आप तक पहुँचानी ज़रूरी है। बहुत सारी मुश्किलात अलग अलग मकामात पर आधार कार्ड को अपडेट करने या कोई ऑर्डर इसमें एड्रेस वगैरह तब्दील करना है तो मुश्किलात आ रही थी और इस सिलसिले में आधार जनरेशन या अपडेशन का काम जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, सरकार ने एक और कदम उठाया है और आधार एनरोलमेंट फैसिलिटीज़ अस्पतालों के अंदर भी बाज़ाब्ता तौर पर कायम कर दी गई हैं। 1000 आधार सेंटर्स जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में इस वक्त काम कर रहे हैं। जो शहरी जिनको मुश्किलात आ रही थी, 8-8, 10-10 साल हो गए, आधार कार्ड लिया है लेकिन अब अपडेट करने की बारी आई, किसी ने एड्रेस चेंज करना है, किसी ने फ़ोटो चेंज करनी है, किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, मोबाइल नंबर अपडेट करना, वो नहीं हो रहा था। तो एक मुनासिब ज़रिया सरकार ने इसके लिए फ़राहम कर दिया है। ख़ित्ते के अंदर मुख्तलिफ सेंटर्स जो अभी भी फंक्शनल नहीं हैं, ये शिकायतें अलग अलग जगहों से मौसूल हुई, लेकिन आधार कार्ड अपडेशन का ये जो सिलसिला है, ये हर ज़िले के अंदर जब कैंपेन UIDAI की तरफ से चली, यूनिक आइडेंटिफिकेशन के हवाले से, तो आधार कार्ड होल्डर्स के लिए चाहे वो डेमोग्राफिक डिटेल्स हों, बायोमेट्रिक, मोबाइल नंबर हों, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ भी अपडेट करना है तो अब अपना नाम, एज, डेट ऑफ बर्थ, बाकी कोई रिकॉर्ड अपडेट करना होगा। तो इस सिलसिले में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ICDS पोर्शन, बैंक्स, डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट हैं, हर जगह तकरीबन इनमें 1000 सेंटर्स थे, लेकिन अस्पतालों के अंदर भी अब इस फैसिलिटी को अवेलेबल रखा गया है। सरकार इस बात की तस्दीक कर रही है और आधार जनरेशन या अपडेशन का काम मज़ीद बेहतर चले, शहरियों को मुश्किलात ना आए, अपना आधार कार्ड आसानी से अपडेट कर सकें। किसी को नया बनवाना भी है तब भी वो अपने कंसर्न हॉस्पिटल से वहाँ रब्ता कर सकते हैं। आधार मराकज़ 1000 से ज़्यादा ऑलरेडी हैं, लेकिन कुछ नॉन फंक्शनल हैं, मुश्किलात हैं, तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए ये कदम उठाया गया है अथॉरिटीज़ की जानिब से। पर खबरों का सिलसिला रोकते हैं क्योंकि कुछ कॉलर जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है जब आप फ़ोन करें तो आपकी जो टीवी की आवाज़ है वो आप बंद करें, उसके बाद ही आप अपना नाम, अपने इलाके का नाम और ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि आपकी आवाज़ हम तक और जो इंतज़ामी के अफसरान हैं उन तक सही से पहुँच सके हैं। पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, देखते हैं कौन है और कहाँ से हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक पे ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मोहम्मद अकबर कनीपोरा पे अहन हज वनियो हज हेलो वनियो हज वनियो अर्ज अख चीज इत पे कत ये उमर साहबन वो गैस मज दिमो मुफ्त, तमुल दिमो मुफ्त, ये पावर दिमो मुफ्त, अगर मशवर गे उमर अब्दुल्ला साहबस मैसेज गे कम से कम मुफ्त दिन ये नेसफ पोसन गोस गसन ये अगर पावर फीस खसान ये 3 यूनिट ये कर रुपये यूनिट
अम गवर्नमेंटस तह फायदे सारे ये फायदे तो यह गवर्नमेंट चले गवर्नमेंटस हालात खराब यपर नौकरी लाग लोग खुद कर बस अम खतर अपील उमर साहब। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। आपकी बात उमर साहब तक पहुंच गई। वैसे भी तनवीर सादिक साहब कह रहे थे कि मार्च के महीने में राशन और गैस सिलेंडर्स को लेकर या बिजली को लेकर कोई फैसला होगा, तो थोड़ा सा इंतजार हम उस बयान के बाद भी कर रहे हैं। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो, नाम बताएं कहाँ से? मैं बचस नन्नर बड़गाम खान साहब पे बशीर अहमद। अहनस बशीर साहब वनो वन मे आज बचन हुंद यह स्पोर्ट्स अहनस अस बच्चे इन बिल्कुल कुछ जाए गिंदनुक कह प्रोग्राम अहनस युथ बच्चे नबर नान यह मैगडम रोडस पे गिंदान। ठीक, यह कत जाय वोनू तुह? नुनर खान साहब बड़गाम। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने को। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बारामूला से बोल रहा हूँ। जी जी जनाब, मसला इस पर तुम आधार कत कर वही आधार बच्चस गुमुत अपडेट कोर्मुत गो रिजेक्ट रिजेक्ट क्या रिजेक्शन पे वन वनस तुम गो चंडीगढ़ अपडेट करने खतर। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? बारामूला से, प्रॉपर टाउन से जी। ये किसने कहा आपको चंडीगढ़ जाने के लिए? अपडेट क्या होस तो कारण अपडेट क्या होस कारण अपडेट डेट ऑफ बर्थ करन स गई 3 लेट जना मौसम गई रिजेक्ट पास तो इससे को रिजेक्शन था। ये तो एक मामूली सा काम है जो पोस्ट ऑफिस से भी हो जाता है, तहसील दफ्तर से भी हो जाता है। नहीं, इस वक्त जहाँ जिस सेंटर पे भी जा रहे हैं ना हम वहाँ से बोल रहे हैं कि आप चंडीगढ़ जाओ। नहीं, ऐसा क्या है कि जो यहाँ से अपडेट नहीं हो रहा है? अपडेट करियो जनाब, 3 लेट कोर्स डेट ऑफ बर्थ अपडेट था। अच्छा, 3 लेट पद गई कंप्यूटर वैसे क्या थी प्रॉब्लम को इसमें रिजेक्ट तो ये गया आधार सेंटर एक सी जो है आधार सेंटर बेकुन जो है आधार सेंटर गई जा ताकि विष्णु इसके तकरीबन 2-3 जान गए तजवनो यो है कि तुम चंडीगढ़ अपडेट करने खतर युस में बासा वारिया प्रॉब्लम छ। बहुत शुक्रिया, आप एक बार आधार सेवा केंद्र से जरूर कांटेक्ट करें क्योंकि वहाँ मुश्किलात दूर कर दी जाती हैं। बाकी हो सके तो हम तक भी ज़रा इसकी तस्वीर पहुंचाइएगा, हम कंसर्न लोगों तक पहुंचे थे। ऐसा क्या है, क्योंकि हम रोज़ाना बुनियादों पर 500-600 लोगों के आधार अपडेट करवाते हैं और कंसर्न लोग राब्ते में हैं। ये मुश्किल कौन सी, ये फर्स्ट टाइम हम सुन रहे हैं, ये तो कोई मसला नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट कॉलर। हेलो आसिफ साहब, हायर सेकेंडरी और 12वीं और 11वीं जमात के जो डमी एडमिशन्स की कल बात हुई थी आपसे, मैंने इशफाक साहब को व्हाट्सएप पे वो सारी डिटेल्स भेज दी हैं अलॉन्ग विद द अटेंडेंस रजिस्टर। जी जी कि 8 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक 2024 में जबकि डिक्लेयर सरकार ने हॉलिडे की थी, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने ऑर्डर भी मैंने उनको सेंड कर दिया, उस दौरान स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लगी। अब ये बेसिकली वहां पे एक आइसोलेटेड केस नहीं है बारामूला यहाँ अपना कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, ये हर एक जगह हो रहा है और हम सबको पता है। लेकिन ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में वो एम्प्लॉइज को बुक करिए जो सरकारी हॉलिडेज पे भी अटेंडेंस मारते हैं, और कैसे मारते हैं इस पे मेरे ख्याल से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन लगनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा केस है जो कल नोटिस में लाया, हम भी कल से लगे हुए हैं इस पर। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसमें कुछ ब्रेक थ्रू होगा, जितना हमसे पॉसिबल है, जितनी हमारी जिम्मेदारी हम कोशिश करेंगे। और वैसे भी अगर मुलाजमीन को वक्त पर सैलरी ना मिले तो बहुत शोर शराबा और सड़कों पर उतरने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं, बल्कि उतरते हैं। ये हम सबको पता है, एक सिलसिला हमने देखा है। लेकिन वही सरकारी मुलाजिम अगर इस तरीके से चोरी करे, अगर ये साबित हो जाता है कि छुट्टियां थी तब भी आप अटेंडेंस लगा रहे थे, कैसे चल रहा था ये सारा सिस्टम, फिर कार्रवाइयाँ होती हैं कुछ लोगों पर, फिर एक और सवाल उठता है कि सिलेक्टेड लोगों को इस तरीके से कानून के दायरे में लाया गया, लेकिन जो असल में कसूरवार थे उनका क्या। हमें उम्मीद है कि इस मामले में बड़ी सख्त कार्रवाई होगी और जैसे ही मज़ीद इसमें, चूँकि इससे बड़े शवाहिद जो आपने हम तक पहुँचाए हैं नहीं हो सकते, अथॉरिटीज़ की अब भी अगर आंखें ना खुली तो शायद फिर वो जो एतमाद थोड़ा बहुत बचा भी है इंतज़ामी सतह पर, अफसरान पर, सरकारी बाबुओं पर, जो बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म हो रहा है, वो शायद वो 5-10% वो एतमाद भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ लाइन पे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बिलाल अहमद लाल चौक पे अहनस अर्जुम जनाब, गमत रात तता पानी अहनस
सर तति ना रोजन खतर कह सिस्टम ना बाथरूम कह सिस्टम योर गसान तक टीन शेडन मज बेनावान 400 रपये हेवान नफरस रातस मगर सरकार कह इंतजाम तक सड़कन पे रातस हेवान शोंगुन नफरन अगर गवर्नमेंटस तक इंतजाम आशे कर बिल्डिंगा बनाए चलो पोस तगर मंगन 100 मंगन 200 मंगन कमरस मगर युस योर मस्तूरात ना तक बाथरूम सिस्टम ना तक कमरन हूँ सिस्टम तक योर वन नीरिया इंसान वापस नीरिया तो नीर कुल तक जंगल एरिया मगर गवर्नमेंटन कह इंतजाम थोमुत। चलो बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये बड़ा मसला है, हर जगह मुश्किलात आती हैं, खुद के अखराजात इलाज के दौरान पूरे नहीं होते, फिर बाकी जो तीमारदार मरीज के साथ होते हैं उनको मुश्किलात आती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने जिम्मेदारान के नोटिस में लाई है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी 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 सर, मैं बटपोरा हजरतबल से बोल रही हूँ सर। जी बताएं। श्रीनगर से सर, हमारे यहाँ पे ना एक्चुअली कुत्तों ने बहुत ज्यादा बहरान मचाया है इलाके में नहीं, एक्चुअली हमारी गली कोचू में। तो हमने म्युनिसिपैलिटी को बोला था कि यहाँ पे एक्चुअली घर के लोग जो है वो यहाँ पे डायपर्स फेंक रहे हैं और उस वजह से हमें कुत्ते सुबह जब मतलब बुजुर्ग लोग नमाज पढ़ने निकलते हैं या कोई इशू, यहाँ पे बहुत ज्यादा इशू जाता है कि डॉग बाइट्स भी हुई है। हमने म्युनिसिपैलिटी को बोला था यहाँ आने के लिए, लेकिन कोई घर उनको ये बोल रहा है कि हमने जी गवर्नमेंट लैंड पे यहाँ सेल आया है, कुछ किया है, तो वो वापस चले जाते हैं। प्लीज अगर आप उनको बोल देते कि मेहरबानी करके यहाँ से साफ सफाई रखें तो हमारे बच्चे भी सेफ कौन रहते। तो इलाके में कोई प्रॉपर डंपिंग साइट नहीं है? सर डंपिंग साइट है, काफी दूर है, लेकिन यहाँ पे जो म्युनिसिपैलिटी के अहलकार हैं जिन्हें आना है झाड़ू पोछा करने के लिए या जो हमारे डस्टबिन को कलेक्ट करते हैं, सर वो अंदर आने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली उनको कोई बोलता है नहीं जी हमने यहाँ स्टेल आया है गवर्नमेंट को यहाँ साइड से, तो वो चले जाते हैं वापस। हमने 2 बार उनको यहाँ बुलाया। प्रॉपर लोकेशन क्या है? प्रॉपर लोकेशन क्या बताया आपने? जी बटपोरा गौरी मोहल्ला, बिहाइंड गौरी मोहल्ला। सर यहाँ से क्या है कि जो हमारी अहल हदीस मस्जिदें हैं ना सर, मस्जिदें हमारी लोकेलिटी में है सर। सुबह सुबह जो भी निकलता है तो कुत्ते उनके पीछे पड़ जाते हैं। इवन के अब हम बच्चों को भी, अब स्कूलिंग स्टार्ट हो गई तो स्कूलिंग की वजह से अब हम बच्चों को भी डर रहे हैं। 4 एहलकार साथ में कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। बटपोरा बहुत शुक्रिया। आज ही हम कोशिश करेंगे कि अपने नुमाइंदे को या अपनी टीम को इस इलाके में भेज सकें। नेक्स्ट कॉलर लाइन पे। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बस लाल चौक पे तुम वन तो मे ना टेलीविजन अत मत गस बजट सेशन गस वन अत मन टेलीविजन हूँ क्या। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जिसका जवाब हुकूमती इदारों के पास, जिम्मेदारान के पास नहीं है। हम कैसे आपको यकीन दहानी कराएं। हालांकि एक बयान पिछले दिनों एक काबीना वजीर का आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो लोग काफ़ी वक्त से काम कर रहे हैं हम उनके डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, यानी एक तरह का सर्वे मान लीजिए, किसने कितनी सर्विसेज दी हैं, क्या सारी चीज़ें चल रही हैं। मगर तवक्को ये हम कर रहे हैं। हम जानते हैं हुकूमत का ख़जाना खाली, हमारे कॉन्क्लेव में चीफ मिनिस्टर साहब ने भी कहा, लेकिन फिर भी चूँकि एक वो मुहावरा है दुनिया उम्मीद पर कायम है, तो अब चीफ मिनिस्टर साहब जब 7 तारीख को जम्मू कश्मीर का ख़जाना खोलेंगे, बताएंगे कि उनके पास क्या क्या है, उस दिन कम से कम ये पॉलिसी क्लियर हो जाएगी। और हुकूमत को वैसे भी 5 महीने तब हो जाएंगे रमज़ान के दौरान, तो शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। ये कबल वक्त मुनासिब नहीं होगा किसी चीज़ पर बात करना, और वैसे भी ये बड़ा हसास मामला है। शायद इस पर अगर कोई गलत तज्जिया भी किया जाए फैक्ट से हट कर तो कई बार मुश्किलात को और पेश आती। नेक्स्ट तो कुछ कह नहीं सकते हैं। हेलो जी जी हेलो जी बताइए, नाम बताएं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मेरा नाम हबीबुल्लाह हूँ। जी यार मुझे बहुत टाइम के बाद आपका फोन मिलाने टाइम लगा जी। हम शाल्टिंग से पंजी नारा तक जी सिर्फ 10% एग्रीमेंट है लोगों के पास नलकों का पानी का। बाकी जो लोग हैं हराम का पानी बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल हराम खाते हैं। मेहरबानी करके मैं आपसे आपकी वजह से चीफ इंजीनियर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरा इस शार्टिंग से पंजीदारा तक आप देखिए, सिर्फ लोगों के पास 10% एग्रीमेंट है पानी का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो वालेकुम अस्सलाम। करो मैं ओत्र से फोन उमन ई रिक्शा रिलेटेड निम बेटी 20 रपे हवान अस क्या गस अत मसलस क्या गस बेम मेटाडोरस यम 1 2 यपर
यम बड़ाई हो संदन शालबुक कसंतरपुर जिला गांधरबल बमलूरा शाहदाऊद। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ये हमने परसों भी ये मामला नोटिस में लाया था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के कि अगर आपने फिक्स कर दिया 10 रुपए पर किलोमीटर तो मुश्किलात ये क्यों आ रही हैं। इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें कि वो जो मनमानी वाला इल्ज़ाम लग रहा था वो अभी भी चल रहा है। प्रोग्राम के आखिर में ज़रा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मुख्तलिफ इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं, नुकसान भी हुआ है। पहली तस्वीर ज़रा श्रीनगर की आपको बताएं जहाँ आग का एक वाक़या पेश आया है और नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अलल सुबह आग लगी है, इस तरह की कंफर्मेशन हो रही है। इलाका जो है इसकी तस्दीक गौर करेंगे और थोड़ी देर पहले बारामूला से भी खबर आई, लेकिन ये तस्वीर श्रीनगर की। जी हाँ नाजरीन, ये श्रीनगर की तस्वीरें हैं कि जहाँ पर आग की एक होलनाक वारदात, अगरचे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है श्रीनगर के अंदर, लेकिन इस रिहायशी मकान को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। जो 3 जो मकान है बोहरी कदल मलोरुटा इलाका है श्रीनगर का, जहां पर 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। दौरान शब ही तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब जो है आग रुनमा हुई एक रिहायशी मकान के अंदर, जिसके साथ साथ ही देखते ही देखते मज़ीद 2 मकानों को उन्होंने अपनी लपेट में ले लिया इस आग ने, जिसकी वजह से तीनों रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। और उसके साथ साथ ही वहां पर फायर सर्विस अमला वक्त पर पहुंचा है और आग बुझाते उन्होंने एक आग पर काबू पा लिया है और मज़ीद नुकसान से बचा लिया, मज़ीद आग को फैलने से रोक दिया है। ये तकरीबन 3 से 4 बजे के करीब ये बोहरी कदल इलाका है मलारुटा श्रीनगर का, जहां पर ये आग की होलनाक वारदात जिसकी वजह से 3 रिहायशी मकानों को नुकसान पहुंचा है। उसके साथ साथ ही शुमाली कश्मीर के बारामूला इलाके के अंदर भी आग की एक होलनाक वारदात हुई है, जिसमें एक रिहायशी मकान को नुकसान पहुंचा, लेकिन बदकिस्मती से एक जो शख्स है उसकी मौत हुई है, जो कि माना जाता है कि जिस्मानी तौर कमज़ोर एक शख्स था, उसे जान से हाथ धोना पड़ा है इस आग की इस वारदात में। शुमाली कश्मीर का ये बारामूला इलाका है जहां पर आग की होलनाक वारदात में एक जो शख्स है उसकी मौत वाक़या हुई है। शुमाली कश्मीर का बारामूला का इलाका है, 31 साला शख्स है। वहाँ पर बताया जा रहा है कि जब आग लगी है तो सफोकेशन की वजह से उनकी मौत हुई है। एक 2 मंजिला रिहायशी मकान है, बिन्नर जांबाजपुरा बारामूला का इलाका है। आज अल सुबह ही आग की होलनाक वारदात रूनुमा हुई है। तकरीबन 4:31 पर इस 2 मंजिला रिहायशी मकान में आग नमूदार हुई, जिसके साथ साथ ही एक 31 साला जो कि बताया जा रहा है कि डिसेबल है, इम्तियाज जिसकी शनाख्त जुबैर सिराज के बतौर हुई है। उनके वालिद का नाम मोहम्मद सिराज है। वो सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से उनकी मौत हुई है। और उसके साथ साथ ही अगरचे फायर सर्विस अमला वक्त वहाँ पर पहुँचा है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, जब तक न सिर्फ रिहायशी मकान को नुकसान पहुँचा, जबकि उस शख्स की भी सफोकेशन की वजह से यानी कि दम घुटने की वजह से मौत हुई है। ये 2 अलग अलग वारदात आग की श्रीनगर के अंदर और उसके साथ साथ ही बिनर जांबाजपुरा बारामूला के अंदर भी आग की वारदात में एक शख्स की मौत हुई है। तो नाज़रीन, फिलहाल सलाम जी के प्रोग्राम में आज हमारे साथ इतना ही। अपने मेज़बान गौहर कुछ और आसिफ रशीद को इजाज़त दीजिए, लेकिन आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर दिन भर खबरों, तज़्किया और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Dagu